नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने लोहड़ी के त्योहार पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि मेरी कामना है कि इन त्योहारों से हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द का बंधन मजबूत हो तथा देश में समृद्धि और खुशहाली बढ़े। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 49वें दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान आज शाम को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने कहा है कि वे किसी भी कमेटी के पास नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर विवाद निपटाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल धनवंत शामिल हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि वे 15 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। किसानों ने कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के इच्छा विपरीत लेकिन सर्वमान्य बताया है। उन्होंने कहा कि समिति निष्पक्ष है, सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। ये किसानों को तय करना है कि 15 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता को वे आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अभी भी विपक्ष किसानों को भ्रमित करने में लगा है। लोग विपक्ष के बहकावे में आकर आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष का काम मोदी सरकार के हर अच्छे काम पर उल्टा बोलना है। कृषि कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को बिहार कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी का जुलूस सदाकत आश्रम से शुरू होगा और राजभवन घेराव के साथ समाप्त होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति के चारों सदस्य कृषि कानूनों के पक्षधर हैं। इस मामले का एकमात्र समाधान तीनों कानूनों को रद्द करना है। ये आंदोलन कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। किसान प्रदर्शनों के बीच हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलनों का बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। कोरोना वैक्सीन को देश भर में पहुंचाने का मेगा ऑपरेशन जारी है। इस क्रम में भारत बायोटेक के टीके की पहली खेप भी दिल्ली पहुंच गई है। मंगलवार को देश के 14 शहरों में कोविशील्ड की डिलीवरी हुई। आज 20 शहरों में ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। देश में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा 4 और वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। इसमें जायडस कैडिला की वैक्सीन और रूस की वैक्सीन का नाम शामिल है। यूपी के अयोध्या में वैक्सीन लगाने वाली लाभार्थियों की लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई लिस्ट में मृतक नर्स, रिटायर्ड नर्स, डॉक्टर का नाम भी शामिल है। बता दें कि 16 जनवरी से प्रदेश में 852 सेंटरों पर टीका लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन में आयोजित बैठक में चुनावों के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा रोड शो भी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि शाह 24 जनवरी को असम का दौरा करेंगे और 30 से 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। बड़े कदम के तहत सेना ने अपनी उड़ान शाखा में महिला पायलटों को शामिल करने का फैसला किया है। पहले बैच का प्रशिक्षण जुलाई में शुरू हो सकता है। अभी सेना में शामिल महिलाओं को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है। उत्तर भारत का मैदानी इलाका अगले 4 दिन जबरदस्त शीतलहर की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने मौसम का मिजाज बिगड़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मैदानी भागों में न्यूनतम तापमान के सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में लोगों को सर्दी की और मार झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने की भी आसार है। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। बता दें कि सीबीआई कोर्ट में आडवाणी, जोशी समेत 32 लोगों को बरी कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एसएसएमई क्षेत्र के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खादी, प्राकृतिक पेंट जैसे उत्पादों की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही पलायन की समस्या हल होगी। ये जल्द ही 6000 करोड़ रुपए का उद्योग बन सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स गुवाहाटी में पढ़ाई शुरू होने के अवसर पर छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना का लक्ष्य लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत गुवाहाटी में एम्स बना है।
भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,95,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी तक कुल 1,51,529 लोग कोरोना के चलते काल के गाल में समा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 15,968 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 202 लोग जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,19,00,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें से 6,80,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 19,68,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दहशतगर्दी के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। बैठक में जयशंकर ने इशारों में चीन और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के गुनहगारों की 5 स्टार होटलों में खातिरदारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता संभालते ही भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपने तेवर साफ कर दिए हैं। भारत ने सभी देशों से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए इच्छा शक्ति दिखाने को कहा, जिसको लेकर 8 सूत्रीय एजेंडा भी सुझाया है। नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप पर कड़ा संदेश दिया है। ओली ने कहा कि हमें अपनी आजादी पसंद है और हम दूसरों के आदेशों को नहीं मानते हैं। ओली ने नई दिल्ली के साथ अपनी दोस्ती को पहले से भी ज्यादा अच्छा बताया है। भारत और अरब सहयोग मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की। इस बैठक में आपसी सहयोग एवं समन्वय तंत्र को और मजबूत बनाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 नए चेहरे राज्य के मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार से राज्य में 18 महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार की स्थिरता के बारे में सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण का कोटा 50% से अधिक बढ़ाए जाने की कवायद में जुट गई है, ताकि इसका लाभ अन्य राज्यों के लोगों को भी मिल सके। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संबंध में जल्द अन्य मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर एक गायिका ने दुराचार का आरोप लगाया है। युवती ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दयानंद बांगर ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। कोरोना महामारी के दौरान देश की शीर्ष 11 कंपनियों ने अपने पूंजी में 14% की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे अधिक पूंजी वाली 500 कंपनियों में 11 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा पूंजी वाली कंपनियों के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के 3,500 कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से वेतन भुगतान सहित 7 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। वहीं परिवहन निगम ने कर्मचारी यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सैनिक हिस्सा लेंगे। 122 सैनिकों का दल भारत के लिए रवाना हो गया है। 1971 में पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में भारत ने स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की है। इसी कड़ी में बांग्लादेश के सैनिक भारत पहुंचे हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने वेदों को सुशासन के सिद्धांतों का खजाना बताया। उन्होंने कहा कि वैदिक सिद्धांतों को अपनाकर लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा के काम को और आगे बढ़ाएगी। वैक्सीन न लगाने की बात कहकर विवादों में घिरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बचाव शुरू कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि गरीबों को कोरोना का टीका कब लगेगा। ये टीका मुफ्त में लगेगा या पैसे से लगेगा? सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। कृषि मंत्रालय ने किसानों से इसका पूरा लाभ उठाने को कहा है। इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया जा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले को खारिज करने की आप विधायक सोमनाथ भारती की याचिका पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष और महिला पत्रकार को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। ब्रिटेन ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी कंपनियों से माल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा है कि ये कदम उइगर मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को वहां जांच की छूट मिलनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके। यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मोदी और योगी का क्षेत्र है। यहाँ हैदराबाद के ओवैसी की दाल नहीं गलने वाली है। राजभर जैसे बहुतेरे नेता भाजपा में हैं, उनके अलग होने से कोई असर नहीं पड़ा है। संसद की समिति ने शिक्षा मंत्रालय को बड़ा सुझाव दिया, जिसमें समिति ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ा क्वेश्चन बैंक दिया जाए। बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएं, जिससे कोरोना वायरस महामारी के चलते अधूरी पढ़ाई भी भरपाई की जा सके। असम में कुछ बड़े डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों पर छापे की कार्रवाई की गई है। इसमें आयकर विभाग को 100 करोड़ रुपए का काला धन मिला है। विभाग ने 29 जगहों पर तलाशी ली है। इसमें 7.54 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं।
ग्वालियर जिला प्रशासन के दखल के बाद हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे की ज्ञानशाला को बंद कर दिया। इस ज्ञानशाला की शुरुआत 2 दिन पहले 10 जनवरी को हुई थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगाकर शांति भंग न होने देने का निर्देश दिया है। कैपिटल हिल पर हमले के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाभियोग की संभावनाओं की वजह से देश में खासा गुस्सा पैदा हो रहा है। वो किसी हालत में हिंसा नहीं चाहते हैं। मेरे खिलाफ महाभियोग लाना बुरी बात है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार में मुसलमानों को उचित हक और हिस्सा नहीं मिला। यदि ममता को मुसलमानों से इतना प्यार है तो वे इतने गरीब क्यों हैं? सच्चर समिति ने भी माना था कि बंगाल में गरीबी है। भाजपा विधायक संगीत सोम ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें पाकिस्तान में आस्था है तो वे वहां चले जाएं, वैज्ञानिकों पर शक ना करें। सोमनाथ भारती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे जेल में रहकर आए हैं, ऐसे में उनकी भाषा गुंडों की तरह हो गई है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 11% हो सकती है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधों में छूट के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। केवल वही क्षेत्र पीछे हैं जहां शारीरिक दूरी के चलते कामकाज प्रभावित है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जल्द ही युवा आयोग बनेगा। इसके लिए बजट का प्रावधान हो चुका है। उन्होंने युवाओं के साथ संवाद में मिले सुझावों को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि ये विचार सरकार के लिए नीतिगत निर्णय लेने में सहयोगी होंगे। यूपी के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जब मुगल काल में शासक तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने संदेश दिया कि हमारे राजा बाबर औरंगजेब नहीं, राम है। बजट को लेकर एसबीआई अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को नए कर लगाने से बचना चाहिए। पुराने विवादों में फंसकर मामलों को निपटने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए। इससे ही अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। चौथा टेस्ट खेलने के लिए ब्रिस्बेन पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अब नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन टीम को जिस होटल में ठहराया गया है वहां बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। भारतीय टीम को रूम सर्विस और हाउस कीपिंग जैसी सुविधाएं भी नहीं मिली हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और अंतिम टेस्ट मैच 15 जनवरी को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया से समी, केएल राहुल, जडेजा, बुमराह समेत कई खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। अब टीम के सामने प्लेइंग 11 को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।